हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 2 दैट इज द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत की और उसमें हम लोगों ने जाना कि इस पूरे चैप्टर में का इंट्रोडक्शन क्या है और 3 कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया। ठीक है, दैट इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स को तीन तरह की आइडियोलॉजीज़ को हम लोगों ने काफ़ी ब्रीफ में समझा। ठीक है, इसे बारीकी से समझा किस तरीके के लोग होते हैं ये, ठीक है, और किस तरीके से आइडियोलॉजीज पूरी सोसाइटी में चेंज लेकर आ रही थी। ओके, आज इस वीडियो में हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस प्रकार से यूरोप के विभिन्न समाज के हिस्से को में परिवर्तन लाया। ठीक है, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस प्रकार से ले रहे थे या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनके जीवन में कैसे बदलाव आए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या उन्हें एम्पावर किया, ठीक है, या फिर उन्हें डिग्रेड किया। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं 19th सेंचुरी में क्या हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से निकलकर पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्या होने लगा, फैलने लगा। ओके, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया आपको आप कह सकते हो कंट्रीज के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल कह सकते हो जितने भी डायमेंशंस हैं इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला। ओके, आसान भाषा में इसे अगर बोले तो आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोसाइटल चेंजेस देख सकते थे इंडस्ट्री के आने की वजह से। नई तकनीकें आ रही थी, नई तरह की गाड़ियाँ बन रही थी, नए तरीके के आपको विभिन्न तरह के सामान बन रहे थे। इससे लोगों के जीवन और भी आसान होते चले जा रहे थे और बहुत से क्या हो रही थी, आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही थी। इन सारे पॉइंट्स को, सारे बिंदुओं को हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। आज का पूरा वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से क्या होते हैं, पहली चीज़ तो नई सिटीज़ का निर्माण होता है, नए शहरों का निर्माण होता है और नए शहरों के साथ क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स भी बनते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया आप जिसे कह सकते हो, इंडस्ट्रियल एरिया वैसे क्षेत्र जहां बहुत सारे इंडस्ट्री लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रीजन्स को डिसाइड करती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको नाम देती हैं और वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं, लगाने में उन्हें मदद करती हैं। ठीक है, तो ऐसे एरियाज को आप इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हो। ओके, ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज, नए नए शहर के साथ क्या हो रहे थे, यूरोप के विभिन्न देशों में काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे। ठीक है, अब आपको पता है जब शहर तैयार हो रहे हैं तो लोग जो गांव देहातों में रहते हैं, ठीक है, उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो शहर में पहले से हैं उस क्षेत्र में उन्हें भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसमें आप जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करोगे उसमें आप देखोगे क्या कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के साथ उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी सुधर रहे हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। इंडस्ट्री आने की वजह से रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, एक लिंक हो गया। आप देखोगे किन के बीच, रूरल के बीच और अर्बन के बीच। अब रूरल अर्बन क्या होता है, एक गांव तो दूसरा शहर, यानी एक देहाती क्षेत्र होता है, गांव जैसे क्षेत्र होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, हमारे शहरी क्षेत्र होते हैं जहां हर तरह की सुविधा क्या होती है, मौजूद होती है, उपलब्ध होती है। तो रेलवेज के एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन काफी तेजी से हो रहा था 19वीं शताब्दी के आसपास पूरे यूरोप में। ठीक है, और ये रेलवे बाद में निकलकर भारत भी पहुंचा। ठीक है, क्लियर है। तो रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था तो क्या हो रहे थे, देश आपस में तेजी से जुड़ रहे थे, शहर आपस में तेजी से जुड़ रहे थे, शहर से गांव आपस में जुड़ रहे थे और इनके जुड़ाव ने क्या किया, कह सकते हो कि वहां की इकोनॉमी को और भी ज्यादा प्रॉस्पर होने में, समृद्ध होने में मदद किया। अब बोलोगे रेलवे का क्या योगदान है, रेलवे कैसे एक इकोनॉमी को प्रॉस्पर बनाने में मदद करता है, प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, ठीक है, लोगों के जीवन में। तो आसान भाषा में समझिए, ट्रांसपोर्ट एक ऐसी क्या है, आपको व्यवस्था है जिसकी मदद से, अगर ट्रांसपोर्ट, इसे हम उदाहरण के थ्रू समझेंगे। अगर ये हमारा क्या है, अर्बन है, ठीक है, शहरी क्षेत्र है, और ये हमारा रूरल है, जब तक इन दोनों के बीच में एक सड़क नहीं है तब तक ये क्या है, देहात क्षेत्र ही बना रहेगा और यहाँ पर जो समृद्धि आनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से आएगी नहीं। परंतु अगर एक सड़क यहाँ आ गई, पहली चीज जो आती है यहाँ पर वो सड़क आती है। समझ में आया, किसी भी गाँव में आप देखोगे तो पहली चीज जो आप डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मेजर करते हो उसमें आप क्या करते हो, रोड्स और ट्रांसपोर्ट को देखते हो। ठीक है, तो सड़क जैसे ही आएगी कहाँ,
आपको रूरल एरियाज में शहर के सड़क के साथ शहर की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी आने चालू हो जाएंगी। आसान भाषा में समझिए, जैसे ही सड़क लिंक हुआ इसके साथ आप देखोगे क्या कि यहाँ के जो व्यापारी हो यहाँ पर आकर क्या करना चालू कर देंगे, अपने सामान बेचना चालू कर देंगे, और यहाँ से भी लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे अपने सामान बेचना चालू कर देंगे। तो आदान प्रदान का जो प्रक्रिया है, लेन देन का जो प्रक्रिया, वो बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सुविधाएं हैं जो शहरों में मिलती हैं, ठीक है, हाँ देहाती क्षेत्रों में आपको रूरल एरियाज में ये थोड़ा महंगा मिलेगा, परंतु यह सुविधा मौजूद होगा। समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला? तो सड़क आने के साथ साथ बहुत सारी चीजें धीरे धीरे यहाँ पर आ जाती हैं। वही फिर उसके बाद क्या होता है, जब देखते हैं डिमांड्स बढ़ जाते हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाई फिर जाती है इस तरीके से। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन, रेलवे के एक्सपेंशन के साथ साथ क्या हो रहा था, पूरे यूरोप में 19वीं शताब्दी के आसपास ये हो रहा था, ये तेजी से फैल रहा था। ओके, अब लोग क्या कर रहे थे, नए अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में वो क्या कर रहे थे, रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ रहे थे, यानी गांव से वो क्या कर रहे थे, आपको शहरों की तरफ जा रहे थे। कुछ मुख्य वजह होंगी इसके पीछे, उन मुख्य वजहों को समझते हैं। पहली, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि काम, ठीक है, जो काम की जो तलाश थी, बहुत सारे बेरोजगार हुआ करते थे उस वक्त, ठीक है, वो क्या करते थे, आपको शहर भागते थे काम की तलाश के लिए। दूसरी, लिविंग स्टैंडर्ड। अब बोलोगे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, यानी आप कह सकते हो जीने का तरीका, रहन सहन, ये क्या हो जाता है, बदल जाता है जब आप क्या होते हो, एक गांव से शहर में आप अपने आप को शिफ्ट करते हो, अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हो। ठीक है, तीसरी, एजुकेशन, ठीक है, अ क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, विच मीन्स दैट कि अगर आप गांव से शहरों में बस रहे हो तो एक प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन उनको क्या हो जाएगी, अपने बच्चों के लिए मिल पाएंगे। गांव में अच्छे स्कूल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे टीचर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर जो एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाती है। क्वालिटी एजुकेशन की बात हम नहीं कर सकते गांव में। ठीक है, इसके बाद अगर आप बढ़ोगे तो आप बात करोगे क्या कि इसके साथ सैलरीज हो जाती हैं, ठीक है, और आप बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं जो आपको इस तरीके से माइग्रेट करने के बाद आपको मिलती हैं। अगर सुविधाएं आ रही हैं यानी पॉजिटिव हो रहा है कुछ, तो जाहिर सी बात है उसका एक दूसरा हिस्सा होगा जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, अगर शहर बस रहे हैं, शहर से क्या हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बस रही हैं, इंडस्ट्री से लोगों को काम मिल रहा है, लोगों के काम मिलने से अच्छी सैलरी आ रही है, और अच्छी सैलरी से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने का तरीका है, रहन सहन है, बेसिक जो लाइफ स्टैंडर्ड हो, सारी चीज़ें सुधर रही हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। परंतु इसका दूसरा हिस्सा भी हमें समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए एक एक करके। पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, मेन वुमेन और चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में वो उसने ला दिया। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आया, लोग अपने अपने छोटे मोटे कामों को उन लोगों ने छोड़ दिया और इंडस्ट्री में वो लोगों ने जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री में जाना, डेली आपको जो भी एक प्रॉपर काम है वहां पर जाकर के अपने जितने भी घंटे का काम है करके वापस फिर घर चले जाना, ज्यादा झंझट नहीं वाली बात थी, और सैलरी आपकी जो आनी थी वो आ जाती थी डे बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर। ठीक है, तो क्या हुआ, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा ये इंडस्ट्री में जाने लगे, क्योंकि फैक्ट्रीज में जाने से उनकी जो क्या होती थी, एक जो कह सकते हो सर्वाइवल को लेकर, अर्निंग्स को लेकर जद्दोजहद हुआ करती थी डेली बेसिस पर, वो थोड़ी कम हो गई। यानी एक जगह उन्हें क्या मिल जाता, काम मिल जाता, एक छत के नीचे काम मिल जाता, तो इससे उनको थोड़ा इजी हो गया काम ढूंढना और काम करना। दूसरी चीज, वर्किंग आवर की अगर बात करोगे, कुछ इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इसके नेगेटिव साइड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप देखोगे सारे लोग क्या होने लगे, इंडस्ट्रीज भागने लगे। अब बोलोगे कि जब सारे लोग इंडस्ट्री जाएंगे तो दूसरे काम कौन करेंगे, एग्रीकल्चर में कौन जाएगा, एग्रीकल्चर में खेती कौन करेगा, जब खाना कोई उगाने वाला होगा ही नहीं तो बाकी लोग सिर्फ क्या करेंगे, खेतों में फैक्ट्री में ही काम करेंगे, तो फिर उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कुछ चुनौतियां, ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे। दूसरे हैं वर्किंग आवर। वर्किंग आवर में देखते हो क्या कि काफी ज्यादा लंबा समय उन्हें काम करना पड़ रहा था। जैसे आप आज के समय में अगर बात करते हो तो 8 घंटे क्या है, आपको ग्लोबल एक स्टैंडर्ड है, लेवल है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर ये एक स्टैंडर्ड है कि 8 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करते हो तो आपको पार्ट टाइम क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। यानी 8 घंटे से ज्यादा के पैसे आपको क्या है, अगर आपने काम कर दिए तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी 8 घंटा आपका एक नॉर्मल ड्यूटी का टाइम है। उस वक्त ऐसी सिचुएशंस, ऐसी व्यवस्था कुछ थी ही नहीं। अगर मैं फैक्ट्री ओनर हूं 19वीं सेंचुरी में,
तो मैं क्या करता, आओ मेरे फैक्ट्री में काम करो, और मैं उनसे लगातार काम करवा रहा हूँ, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15-15 घंटे मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? यानी कि एक वर्कर के लाइफ में काम, सोना, खाना पीना, इससे ज़्यादा इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। अगर 24 घंटे में आप 14 घंटा उसे काम करवाते हो तो उनके पास बचते हैं कितने? 10 घंटे। 10 घंटे में वो सोएंगे या फिर अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे लाइफ में? कुछ नहीं करेंगे। तो वर्कर्स के लिए सिंपल सा हो जाता है क्या, फैक्ट्रीज आते, घर आते, खाते पीते सोते, फिर फैक्ट्रीज आते, और ये एक साइकिल की तरह उनका चलने लगा था। वजह क्या था? वर्किंग आवर का लंबा होना, 12 से 14 घंटे होना। तो एक बहुत बड़ी इशू थी। ठीक है, इसको बाद में रिजॉल्व किया और आज के समय में ये आपको 8 घंटे पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद 8 घंटे के बाद आपके पास बाकी के समय बच जाते हैं और उस समय को आप अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हो। आते नेक्स्ट, लो वेजेस। तनख्वाह की अगर बात करेंगे तो तनख्वाह क्या थी? बहुत ज्यादा भी अच्छी तनख्वाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको देखोगे हर इंडस्ट्री की अपनी डिमांड होती है, गुड्स की डिमांड होती है, उसके हिसाब से वो इंडस्ट्री वर्कर्स को हायर करती है और उसके बाद वो पेमेंट्स क्या करती है, सबको अपने जो भी बेनिफिट्स प्रॉफिट्स बनते हैं उसके बेसिस पर वो देती हैं। ये थोड़ी है कि वर्कर्स को हमने हायर कर लिया और उनको क्या क्या सैलरीज दिए जा रहे हैं, अच्छी सैलरी दिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। ठीक है, सेलिंग हो नहीं रही है। तो प्रोडक्शन और सेलिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है क्या कि आप देखोगे उसका इंपैक्ट वर्कर्स के वेजेस यानी कि तनख्वाह के ऊपर, सैलरी के ऊपर भी पड़ेगा। अगर इसमें आप महिलाओं की बात कर लो तो महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर थी और खराब थी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो क्या थी, आपको कह सकते हो वेजेस, तनख्वाह थी, वो काफी ज्यादा कम हुआ करती थी उस वक्त। ठीक है, अगर पुरुषों को 10 रुपए मिल रहे हैं तो मान के चलिए महिलाओं को 5 रुपए, 4 रुपए ऐसे करके मिला करते थे, बिल्कुल आधे पर आया जाया करते थे उनकी तनख्वाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एक समय होता है, सीजनल होता है। ठीक है, आप कहोगे अगर कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस का एक सीजन आता है। सीजन विच मीन्स दैट जैसे आम का सीजन आया तो आम मार्केट में काफी दिखेगा। ठीक है, अगर आपके पास आम के पेड़ हैं, बगान है, तो आप आम मार्केट में काफी ज्यादा बेचोगे। ठीक है, क्लियर है? तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ सीजन होता है। ठीक है, डाउनफॉल सीजन भी होता है और आप कह सकते हो कि एक सीजन आता है जब काफी ज्यादा उसको बूस्ट भी मिलता है। तो इंडस्ट्रीज के जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स थे, ठीक है, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हुआ करते थे, उन गुड्स का एक सीजन आता था जब वो डाउनफॉल हुआ करता था और एक सीजन आता था जब उसके बूस्ट मिला करते थे। बूस्ट का मतलब क्या, जब ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकने लगे। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है ए और इसका कोई प्रोडक्ट है बी। प्रोडक्ट मतलब मान लीजिए वो पेंसिल बेचती है या फिर मान लीजिए वो दूध बेचती है, कुछ भी बेच सकती है। तो इसका एक समय आएगा, मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, साल में ये क्या करता है, बहुत अच्छा सीजन चलता है और बहुत अच्छा बेचता है ये। ठीक है, क्लियर? ओके। और उसके बाद बाकी के 6 महीने यहाँ क्या हो रहा है, डाउनफॉल आ जा रहा है। यानी अब देखोगे क्या कि प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर तो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, परंतु वो उसकी सेलिंग प्रॉपर मार्केट में हो नहीं पा रही है, लोग उसे खरीद नहीं पा रहे, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेज होता है। ठीक है, अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, और मेरी कंपनी है, मेरे प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में बिकेंगे नहीं तो मैं वर्कर्स का क्या करूंगा? समझ में आया? ठीक है, आप अभी कोरोना की सिचुएशन को देख लो, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी नौकरियां क्या हुई हैं, खत्म हुई, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का तो और भी तेजी से बढ़ा है। सेम सिचुएशन को आप यहां से रिलेट भी कर सकते हो। कैसे? कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे वर्कफोर्स को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, बहुत सी कंपनियों ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को अपने काम से निकाल दिया, क्योंकि उन कंपनीज के पास ना तो काम आ रहे थे, ना ही वो कंपनीज एक्स्ट्रा कुछ मैन्युफैक्चर कर पा रही थी, प्रोड्यूस कर पा रही थी। तो जाहिर सी बात है, जब उसकी प्रोडक्शन रेट गिरेगी, ठीक है, तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग रेट भी गिरेगी और सेलिंग रेट गिरने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी गिरेगा। सेम पैटर्न पर आपको क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगता है। ओके, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर क्या है, प्रोडक्ट्स गिरेंगे, बिकेंगे ही नहीं मार्केट में, तो कोई भी कंपनी क्या करेगी, अपने वर्कर को अपने पास रखेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों रखेगी, वो उसे बैठा कर तो पैसे देगी नहीं। तो एक समय आता जब क्या था, लो डिमांड हुआ करता था, तब इंडस्ट्रीज में क्या होते थे, ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाया करते थे, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं हुआ करता था। अगर सेविंग्स है तो उससे उनकी जीवन चल रही है, या फिर वो अपने जैसे तैसे इधर उधर काम करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउसिंग एंड सैनिटेशन के प्रॉब्लम काफी ज्यादा हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था, लोग क्या कर रहे थे, रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे थे। तो जब आप देखोगे शहर में जब लोग आकर बसते हैं गांवों से या फिर विभिन्न क्षेत्रों से,
ठीक है। तो शहर में जनसंख्या बढ़ती है, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो 2-3 चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं जो देखने को मिलते हैं। पहला चैलेंज है आपको सैनिटेशन का चैलेंज, ठीक है। दूसरा चैलेंज है हाउसिंग का चैलेंज। तीसरा चैलेंज है क्या, आपको देखोगे क्या, बीमारियां काफ़ी ज़्यादा वहाँ फैलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ओके, पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर शहर में लोगों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो वहाँ घर भी तो होने चाहिए लोगों के रहने के, जमीन भी तो होनी चाहिए लोगों के रहने की। लोग क्या देखोगे, कैप्सूल जैसे घरों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बड़े बड़े परिवार छोटे छोटे घरों में रह रहा है, ठीक है, क्लियर ओके। दूसरा सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब अगर प्रॉपर आपको सीवरेज सिस्टम नहीं बना हुआ है, जैसे आप देखते हो क्या कि लोग जो आपको देखते बाहर जाते हैं शौचालय के लिए, ठीक है, तो शौचालय की व्यवस्था अगर शहरों में नहीं की गई है तो इससे गंदगी फैलती है, और गंदगी फैलेगी तो आपको पता है बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियां शहरों में तेजी से फैलती हैं गांव के मुकाबले। वजह, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर तेजी से लोग आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। कम जगह पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारियां तेजी से फैलेंगी। कोविड-19 भी ऐसे ही फैला, शहरों में देखोगे काफ़ी तेजी से फैला, मुंबई जैसे दिल्ली जैसे शहरों में ये काफ़ी तेजी से फैला, पर गांव देहातों में इसके फैलने की जो आप जो इंटेंसिटी रेट बोलोगे, ठीक है, स्प्रेडिंग रेट बोलोगे, वो काफ़ी स्लो थी। क्या वजह थी? सेम वजह आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। वहां पर लोग कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर कुछ एरिया में एकदम भरे पड़े रहते हैं, ओके, और बीमारी जैसी कुछ चीजें आती हैं तो तेजी से फैल जाती हैं। और मरने का, यानी कि आप कह सकते हो कि जो मरने का रेट है वहां पर, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ रूरल एरियाज। तो आपको समझ में आ गया हाउसिंग प्रॉब्लम क्या है, सैनिटेशन प्रॉब्लम क्या है, डिजीजेज अगर फैल जाती थी, जैसे अभी देख लो कोविड-19, इससे पहले आपको बहुत सारी आपको डिजीज इससे पहले फैल चुकी हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑल इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स, क्या मैंने बोला, देखिए यहां पर क्या समझना है, जितने भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उस वक्त लगभग उसको इंडिविजुअल संभाला करते थे। इंडिविजुअल्स कौन हुआ करते थे, यानी बड़े कह सकते हो आपको अमीर लोग, ठीक है, एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उन्हीं के पास क्या है, फैक्ट्रीज है, उन्हीं के पास आप कह सकते हो खेत भी है, उस पर वो काम करवा रहे हैं, उन्हीं के पास बहुत सारी चीजें हैं। यानी आप कह सकते हो आसान भाषा में कि जितनी इंडस्ट्रीज हुआ करते थे उसको लगभग इंडिविजुअल संभाला करते थे। कुछ लोगों के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है, उनके हिसाब से क्या हुआ करता था, इंडस्ट्रीज के नियम कानून बनते थे, सैलरी डिसाइड हुआ करती थी, ठीक है, और उसके बाद वर्कफोर्स को रखा जाता था, वर्कफोर्स को निकाला जाता था, सारे डिसीजंस ये लोग खुद अपने आप में लिया करते थे। आइए अब बात करते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स की। ये लोग कहाँ है, ये क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो ध्यान से सुनिए, लिबरल्स और रेडिकल्स के पास भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि लिबरल्स और रेडिकल्स क्या है कि गरीब हैं, ठीक है, गरीब होने की वजह से उनके विचार बदल गए और समाज में वो बदलाव लाना चाहते हैं, नहीं, उनमें से भी कुछ लोगों के पास क्या थे, अच्छी जमीन जायदाद हुआ करते थे, अच्छी प्रॉपर्टीज हुआ करते थे, ठीक है, परंतु उनकी विचारधारा क्या होती थी, थोड़ी अलग हुआ करती थी। दे सर्च्ड द सॉल्यूशन फॉर दिस सच टाइप ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लिबरल्स और रेडिकल्स क्या करते थे, देखिए वो जानते थे कि जो इंडस्ट्रीज है वो वर्कर से ही चल रही है, सिर्फ मालिक से नहीं चल रही है। अगर मैं इंडस्ट्री का मालिक हूं और मैंने एक इंडस्ट्री लगा दिया, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुझे अगर वर्कफोर्स नहीं मिला, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मुझे मैन पावर नहीं मिला, लोग ही नहीं मिले, तो वो इंडस्ट्री चल पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। वो इंडस्ट्री कुछ मैन्युफैक्चर कर पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। और जब मैन्युफैक्चर होगा नहीं तो प्रॉफिट होगा नहीं, वो इंडस्ट्री बंद हो जानी है। ओके, सिंपल सेम कॉन्सेप्ट पर यहां समझना है। लिबरल्स और रेडिकल्स क्या किया करते थे? लिबरल्स और रेडिकल्स प्रमोट किया करते थे, इनकरेज किया करते थे किनके एफर्ट्स को? वर्कफोर्स के एफर्ट्स को, एम्प्लॉयर के एफर्ट्स को, ठीक है, क्लियर समझ में आया? जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे ना आपको फैक्ट्रीज में, उससे वो क्या करते थे, इनकरेज करते थे, उसे सपोर्ट करते थे, उसे प्रमोट करते थे, उन्हें वैल्यू दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो वर्कफोर्स है, ये सेम वर्कफोर्स, ठीक है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है दिन रात, तब जाकर प्रॉफिट अर्निंग हो पा रही है कैपिटलिस्ट लोगों की, अमीर लोगों की, ठीक है, ओके। और इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो वर्किंग आवर के फॉर्म में हो, सैलरी के फॉर्म में हो, समझ में आया, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो, बोनस के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में है, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके एफर्ट्स को वैल्यू मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, लिबरल्स और रेडिकल्स क्या किया करते थे ना, वो जितने भी प्रिविलेजेस हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम हुआ करते थे, ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम या फिर प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इन सारे चीजों को अपोज किया करते थे, या फिर उन्होंने करना धीरे धीरे चालू कर दिया था। उसके पीछे की वजह थी यह कि वो जानते थे जब तक इन सारी चीजों को, सिस्टम को हटाएंगे नहीं,
प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी राजा का बेटा अगर राजा के घर में जन्म लेता है तो वो वहां राजा ही बनेगा, ठीक है। लैंड ऑनर्स, जमींदार, इनके बेटे अगर जन्म लेते हैं तो वो भी जमींदार ही बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है, जन्म लेने के साथ उन्हें मिल जा रहा है, इस तरह की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, क्योंकि फिर से वही जमींदार का बेटा जमींदार बन जाएगा तो वही सेम कॉन्सेप्ट चलता चला आएगा, और जो नीचे लेबर्स हैं, लेबर्स के बेटे लेबर ही बनेंगे, किसान के बेटे किसान ही बनेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, ओल्ड एरिस्टोक्रेसी सिस्टम के यूरोप से निकालते नहीं है, खत्म नहीं करते हैं, तब तक आपको सोसाइटी में चेंज ही नहीं आएगा। सोसाइटी में चेंज का क्या मतलब? सोसाइटी में चेंज का मतलब क्या? सोसाइटी में गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, अमीर भी है। सोसाइटी में चेंज का मतलब कि जो गरीब है उनको भी उतनी सुविधाएं मिल सके जो अमीर लोगों को मिल रही हैं, जो मिडिल क्लास है उसको जितनी सुविधाएं मिल रही है वो भी क्या है, आपको गरीबों को कम से कम मिल सके। तो ये सोसाइटल चेंजेस थे, सोसाइटी में चेंज लाने के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। और जब तक आप पुराने कुरीतियों को या फिर कह सकते हो सोशल एवल्स को, ठीक है, पहले से मौजूद प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ कर फेंकोगे नहीं, समाज में बदलाव आप ला नहीं सकते हो, ठीक है। तो समाज में बदलाव लाने के लिए क्या है, इन सारी चीजों को हटाना क्या था, बहुत ज्यादा जरूरी था। और लिबरल्स और रेडिकल्स ने क्या किया, जो लेबर्स थे, एंटरप्राइजेस थे, ठीक है, वर्कफोर्स थे, उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स को वैल्यू देना चालू कर दिया, ठीक है। और प्रिविलेजेस जो थे, ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम थी, मोनार्की सिस्टम थी, उसको अपोज करना चालू कर दिया, ठीक है, क्लियर। ओके, इसके पीछे की सबसे एक मुख्य वजह मैं आपको बता दूं, लिबरल्स और रेडिकल्स इस बात में विश्वास किया करते थे ना कि जब तक आपको क्या होगा, आपको कि कह सकते हो कोऑपरेटिव वेल्थ का फॉर्मेशन नहीं होगा, जनरेशन नहीं होगा, तब तक सभी को फायदा नहीं होगा। आसान भाषा में इसको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखो यहां पर उदाहरण के थ्रू। अगर मान लीजिए कोई कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट किन्हें कहते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट है, तो कैपिटलिस्ट उन्हें कहते हैं जो जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, एक ही इंडिविजुअल के पास बहुत फैक्ट्री है, बहुत पैसे हैं, ठीक है, बहुत बैंक बैलेंस है, ठीक है, बहुत जमीन है, तो इन्हें कैपिटलिस्ट कहते हैं। अगर इनकी इंडस्ट्री है और इसमें वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इस इंडस्ट्री से निकलने वाला प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसको जाएगा, मैक्सिमम इसको जाएगा, और कुछ फॉर्म में सैलरीज के रूप में आपको वर्कर्स को जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। ये था पुराना कॉन्सेप्ट। अब क्या था, जो रेडिकल्स थे और जो लिबरल्स थे, उनका मानना था कि अगर फैक्ट्रीज लगाते हैं और इस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सैलरी है वो सैलरी क्या होनी चाहिए, जो प्रॉफिट इससे बन रहा है उसका मैक्सिमम हिस्सा इनको मिलना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वर्कर को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ज्यादा वो क्या करेगा, खर्च भी तो करेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, वो ज्यादा क्या करेगा, परचेज करेगा, यानी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, बहुत ही आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री से अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट का बड़ा मार्जिन आपको अगर वर्कर्स को दिया जा रहा है, वर्कर्स के बीच में एज ए सैलरी, एज ए बोनस क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और जब किसी भी देश के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है ना, तो परचेजिंग पावर के साथ वो अपनी सेविंग्स भी बढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर है। ज्यादा पैसा होगा तो उसमें वो सोच सकते हैं कि आज ये खरीद लेते हैं, या फिर ये कुछ पैसे हम क्या कर देते हैं, बैंक में डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं, या फिर मंथली फिक्स कर देते हैं कुछ पैसों को। ये क्या चीजें हैं, इस तरीके से इकोनॉमी भी क्या होती है, मजबूत होती है। ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमी मजबूत होती है, यानी लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं तो ना तो वो खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन, आखिर ऐसे ही तो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वर्कफोर्स जो है उसके पास अच्छी सैलरी अगर आती है तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, परचेजिंग पावर इंक्रीज होने से इसका बेनिफिट आपको बाद में इकोनॉमी को भी होता है, और इकोनॉमिक का बेनिफिट कंट्री को भी होता है। यानी आप कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में कि अगर हम वर्कर्स के बेनिफिट्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वर्कर्स को देते हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी देते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हो किसकी डेवलपमेंट से, कंट्री की डेवलपमेंट से। और ये सोच थी लिबरल्स और रेडिकल्स की, ठीक है। दैट्स व्हाई कंजर्वेटिव के अगेंस्ट हुआ करते थे और कंजर्वेटिव इनके अगेंस्ट हुआ करते थे। तो ये समझ में आया, सिंपल था, ठीक है। वेल, आगे बढ़ते और बात करते हैं। इनका मानना था कि इस तरीके से हम सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, और पूरे कंट्री में बदलाव ला सकते हैं।
सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और कंट्री को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, पैसे सभी के पास जाएंगे, सिर्फ कैपिटलिस्ट के पास नहीं जाएंगे, अमीर लोगों के पास सिर्फ पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, आपको देखोगे क्या, ऐसे मूवमेंट्स की। अब जाहिर सी बात है, अगर ये सोच लिबरल्स और रेडिकल्स लेकर आ रहे हैं समाज में, तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो मूवमेंट भी चलाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो लिबरल्स रेडिकल्स ने क्या किया, इस तरीके के आंदोलन को प्रमोट करना चालू किया। और ऐसे वर्कफोर्स ने, ठीक है, इस तरीके के लेबर्स जो थे हुआ करते थे, पुअर क्लासेस हुआ करते थे, इन लोगों ने लिबरल्स रेडिकल्स को भी सपोर्ट करना वापस चालू किया। अब बिल्कुल यहाँ म्यूचुअल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो। ठीक है, यानी कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो ये इस बात को समझते थे कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाएंगे तो वर्कर्स को फायदा होगा, तो वर्कर्स ने भी लिबरल्स और रेडिकल्स का साथ देना चालू कर दिया, यानी दोनों ने एक दूसरे का साथ देना चालू कर दिया। इससे क्या होता है, म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ती है, म्यूचुअल कॉपरेशन से म्यूचुअल बेनिफिट बढ़ता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके बाद एक नेशनलिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। लिबरल्स और रेडिकल्स ही नहीं थे, नेशनलिस्ट भी थे। नेशनलिस्ट कौन, जो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखा करते थे, यानी नेशनलिज्म यानी उनके लिए, उनके राष्ट्र को लेकर वो पैट्रियोटिक किस्म की हुआ करते थे। पैट्रियोटिक किस्म व्हिच मींस दैट राष्ट्र के प्रति उनकी जो अपनी भावना हुआ करती थी सर्वोच्च हुआ करती थी। ओके, यानी सुप्रीम हुआ करती थी, राष्ट्र के प्रति वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार होते थे और उसके फेवर में ही डिसीजंस लिया करते थे, उसके फेवर में ही मूवमेंट्स चलाया करते थे। अब देखोगे कंजर्वेटिव एक तरफ आ चुके हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव कौन, पुराने विचारों वाले लोग, कैपिटलिस्ट लोग सारे एक तरफ थे। दूसरी तरफ कौन थे, रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे। समझ में आया। इन लोगों ने मिलकर क्या किया, धीरे धीरे पूरे यूरोप में आपको जो पुरानी व्यवस्था थी 1815 की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 1789 में हुई और इसके बाद आपको देखोगे नेपोलियन बोनापार्टे आ जाता है और 1815 में पूरी तरीके से ये सिस्टम खत्म हो जाता है। वैसे ये 1999 तक चलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे टेक ओवर करता है। तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे को बैटल ऑफ वाटरलू में हराने के बाद फ्रांस में एक नई तरह की सरकार आई जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट कहलाई, यानी वही कैपिटलिस्ट लोग फिर आ गए। ठीक है, पुरानी सरकारें फिर आ गई। ओके, मोनार्की सिस्टम फिर से थोड़ा बहुत प्रेवलेंट होने लगा। ओके, तो आपको यहां क्या देखना है कि इस सिस्टम को उखाड़ने के लिए 1815 के बाद लिबरल्स, रेडिकल्स, नेशनलिस्ट साथ आए और ये व्यवस्था जो थी, इस पूरे व्यवस्था को उन्होंने एक एक करके विभिन्न देशों में क्या करना चालू कर दिया, उखाड़ना भी चालू कर दिया, खत्म भी करना चालू कर दिया। जैसे आप बात करोगे तो 1815 के बाद फ्रांस में आप देखोगे, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इटली में, उसके बाद आप जर्मनी, रशिया, ऐसे जगहों पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलने लगे। ठीक है, इन लोगों का मानना था कि सोसाइटी में चेंज लाना है और ये चेंज तभी आएगा जब हम क्रांति चलाएंगे, क्रांतिकारी जो कार्य है वो करना चालू करेंगे अपने देशों में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे क्या, नेशनलिस्ट जो हुआ करते थे तो बेसिकली क्या होते थे, वो अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे, वो अपने देश को यूनाइट कराना चाहते थे और लोगों को इक्वल राइट्स के लिए वो लड़ रहे थे। ठीक है, वजह क्या थी, वजह सिंपल से थी, वजह थी कि उनका देश क्या हो, प्रोस्पेरिटी गेन करे, उनका देश क्या हो, डेवलप्ड हो। इसमें एक व्यक्ति कामयाब हुआ आपको अराउंड 1815 के बाद इटली में, आप देखोगे गिज़्पी मैज़ीनी। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, खासकर चैप्टर 1 में क्लास 10 की हिस्ट्री बुक में। ओके, गिज़्पी मैज़ीनी के बारे में वहां बात की जाएगी, ओटो वैन बिस्मार्क के बारे में बात की जाएगी, उन लोगों ने कैसे जर्मनी, इटली को यूनिफाइड किया, एक किया नेशनलिज्म का सहारा लेकर के। ठीक है, राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बाद में काफी ज्यादा क्या हो गए, कॉमन हो गए। ओके, यूरोप में। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो जुड़े हुए थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज से। यानी आसान भाषा में एक लाइन में अगर कहोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना, इंडस्ट्री का सेटअप होना। ठीक है, इंडस्ट्री की शुरुआत ने कैसे समाज में परिवर्तन लाया। ओके, ठीक है, इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से लोगों को काम मिला, काम से अच्छी सैलरी मिलने लगी। ठीक है, सैलरी मिलने लगी तो लोगों के विचार भी बदलने लगे और लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, अब आपके पास क्या होता है, खाने को है, पेट अगर भरा है तो आप दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हो, फिर लड़ सकते हो अपने अधिकारों के लिए। आपके अधिकार क्या है नहीं है, इनके विचार आप कर सकते हो। ठीक है, पहले तो लोग क्या थे, भूख और पेट के लिए लड़ रहे थे, उन्हें वो मिल जाता तो फिर क्या था, फिर अगली बार फिर वही करते। तो अभी क्या हुआ, सोसाइटी में चेंजेस
के लिए समहाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल था, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा और जाना। ठीक है, क्लियर है। आने वाले वीडियोस में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, सोशलिज्म यूरोप में कैसे पूरी तरीके से क्या हुआ, बढ़ा और आ गया। ठीक है, अभी तक तो आपने देखा कि कंजर्वेटिव से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको बढ़ रहे हैं सोशलिज्म की तरफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इंपैक्ट था, परंतु नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया और इसके इंपैक्ट्स क्या पड़े, और सोशलिज्म को किन किन ग्रुप्स ने पूरे यूरोप में सपोर्ट किया, किन किन देशों में किन किन ग्रुप ने इसे सपोर्ट किया और किस तरीके से फैला और रशिया तक पहुंचा। ठीक है, उसके बाद हम रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत करेंगे। ओके, आशा करता हूं ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा और इस पूरी जानकारी ने आपके ज्ञान की पिटारे को भी बढ़ाया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।